ओके एमएससी, हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो चल रहा है हमारा लेक्चर नंबर 3 और ये टॉपिक है आपका जो यूनिट है वो आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। ओके, तो आज के लेक्चर नंबर 3 पे हम बात करेंगे आपका थर्ड टॉपिक जो है आपका द हैमर्स पोस्टुलेट। ओके, तो हैमर्स पोस्टुलेट क्या होता है वो आज के लेक्चर पे हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये सारी चीजें भी देखेंगे कि इसके लिमिटेशंस और इसकी एप्लीकेशंस क्या रहती है। ठीक है, तो सारी चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे। ध्यान से आप सुनिए, सारी चीजें आपको भी क्लियर होंगी। ओके, तो देखो सिंपली पहले मैं आपको बता दूं कि जो हैमर्स पोस्टुलेट आप कह रहे हैं ना, ये एक टाइप के पोस्टुलेट नहीं है। जैसे आप बोलेंगे आपने वीबीटी पढ़ी, सीएफटी पढ़ी, तो उसमें आप नंबर ऑफ पोस्टुलेट पढ़ते थे, वैसा कुछ आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये जस्ट एक टाइप का कॉन्सेप्ट है या फिर बोल सकते हैं हाइपोथेसिस है, जो कि आपकी क्या जनरली फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हाइपोथेसिस आपको बोलती क्या है वो पहले मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ये सुन लो कि जो हाइपोथेसिस थी ना, ये दी किसने थी। ये आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज हैमंड। ओके, तो जॉर्ज हैमंड के नाम से इनकी हाइपोथेसिस का नाम पड़ा हैमंड पोस्टुलेट, यानी कि इनके पोस्टुलेट। ओके, जो कि 1955 में दी हुई थी। अभी मैं बताती हूँ कि पोस्टुलेट आपको बताते क्या है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो आपके जॉर्ज हैमंड थे, इन्होंने क्या एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक हाइपोथेसिस दिया था। उनके अकॉर्डिंग ये क्या बताते थे, देखो अभी मैं आपको सिंपली पहले ऐसा बोलती हूँ कि देखो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, कोई भी रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अभी के 2 लेक्चर्स में आपने ये सारी चीजें पढ़ी है। ओके, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको कोई रिएक्शन मैंने दे दी, ओके, तो मैंने बोला आपको एक रिएक्शन दी है जिसमें आपको पता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होता है, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट में। ओके, अब आप खुद ही बताइए क्या ये रिएक्शन इतनी ही होती है? नहीं होती ना। आपको पता है इस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स और होते हैं, जो हमें कब पता चलता है, जब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, ये अभी देखो रिएक्शन में आपको क्या दिखता है, आपका सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और एंड प्रोडक्ट यानी कि आपका प्रोडक्ट। ओके, लेकिन मैकेनिज्म जब आप कराते हैं तो आप देखते हैं कि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के टाइम पे, मतलब कन्वर्ट होने के लिए इसे कौन कौन से स्टेप से जूझना पड़ा, कौन कौन से स्टेप इसे फॉलो करने पड़े। ओके, तो वही तो बताता है मैकेनिज्म। तो हमको सिंपली क्या पता चला कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में भी एक स्टेट होती है जिसे आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब कि रिएक्टेंट कभी भी क्या है, डायरेक्टली ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक बीच से इंटरमीडिएट स्टेट से जाना पड़ता है, जो होती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया, अभी भी मैं आपको बताऊंगी, अभी जस्ट सुन लीजिए। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपकी इसकी एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म होती है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट होती है। ओके, अब देखो ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई थी। तो उसके बाद जो आपके हैमंड साइंटिस्ट थे, जो आपके जॉर्ज हैमंड आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1955 में एक कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बोला कि देखो रिएक्टेंट की अपनी एक ज्योमेट्री है, आपने जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया उसकी एक अपनी ज्योमेट्री है। ओके, प्रोडक्ट जो है उसकी भी एक अपनी ज्योमेट्री है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन स्टेट आप में बन रही है, बीच में जो आपकी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए बीच में आप जो ये ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, समझ में आ रहा? यानी कि आपको पता है, आपने अगर देखो यहाँ पर अगर आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपना मिथाइल ले लिया, ओके, तो मिथाइल की ज्योमेट्री तो मिथाइल होगी। आपका जो एंड प्रोडक्ट बना, सपोज आपका कुछ अल्कोहलिक एंड प्रोडक्ट बना, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वही होगी। ओके, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट एक में बीच में जो बन रही है वो कब बनती है, जब आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट की अपनी ज्योमेट्री क्या होगी, क्या इसकी ज्योमेट्री होगी, इसके बारे में किसने बताया, हैमर्स ने बताया अपने पोस्टुलेट के अंदर। अब ये ट्रांजिशन स्टेट तो सिंपली आप ऐसा सोच सकते हो, ये एक टाइप का क्या है, हाइपोथेसिस है, जो कि किसके बारे में बात करती है, ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री के बारे में बात करती है। अब बात करती है तो इसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो निकला होगा कि हाँ बताइए ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री क्या होगी। तो हैमर्स ने अपने पोस्टुलेट में ये बोला कि जब भी आप क्या है, इनका देखो कोई भी रिएक्शन है तो आपको पता है रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनता ही है। ओके, तो देखो अगर आप किसी भी रिएक्शन के लिए, आपको पता है ना, मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको एक्सर्गोनिक, एंडरगोनिक या फिर बोलो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बताई थी। तो आपको पता है अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग टाइप का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनता है। ओके, तो देखो अगर मैं सपोज 2 टाइप की यहाँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताऊं, ओके, तो देखो सपोज पहले मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, यहाँ से आपका रिएक्टेंट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर को आपका प्रोडक्ट खत्म हो रहा है और यहाँ पर आ रही है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो अब आप बोलेंगे कि आप तो कह रहे थे कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट से कम होती है ताकि रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी, इसका मतलब क्या होगा
कि अगर एनर्जी कम मतलब प्रोडक्ट आपका स्टेबल है, और स्टेबल चीज में रिएक्शन खत्म होती है। तो देखिए आपको मैं ये चीज तो बोलती हूँ, ये जनरल रिएक्शन के लिए होती है, जैसे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं, वहां आप ये सारी चीजें देखेंगे। बट रिएक्शन के अपने टाइप होते हैं, एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एंडरगोनिक रिएक्शन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बताया था। वहां आप देखेंगे इनकी एनर्जी वरी करती है, मे बी आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम हो, और मे बी ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी आपके प्रोडक्ट से ज्यादा हो। ओके, यहाँ देख लीजिए, देखो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट है, एक ये वाला प्रोफाइल डायग्राम बना है, इसमें मैंने दिखाया रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ लाई कर रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ, और ट्रांजिशन की स्टेट यहाँ। ओके, और दूसरे केस में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा दिखा रही है, क्योंकि ये एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है, जितना ऊपर को जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ेगी, और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ यानी कि इतने नीचे दिखा रहा है। इट मींस क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या है, दो टाइप का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मिला, जिसमें एक में रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा, दूसरे में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की कम। ओके, तो हैमॉन्ड जो आपके साइंटिस्ट थे, जॉर्ज हैमॉन्ड, इन्होंने बोला कि ट्रांजिशन की जो ट्रांजिशन स्टेट आपका यहाँ पे बन रही है, इसकी ज्योमेट्री ना किस पे डिपेंड करेगी बताऊं। इन्होंने बोला कि आपका जो रिएक्टेंट है चाहे ये प्रोडक्ट है, मतलब डिपेंड तो इन दोनों में ही करेगी, लेकिन उस पर टोटली डिपेंड करेगी, उस पर ज्यादा का ज्यादा डिपेंड करेगी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं इस केस में, इस टाइप की रिएक्शन में जिसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ आपको इस टाइप का मिल रहा है, ए टाइप का मिल रहा है, यहाँ आप देखिए आपके प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है कंपेरेबल टू रिएक्टेंट। इट मीन्स यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हुई, इसकी ज्योमेट्री टोटली किसके जैसी होगी, जैसे आपकी प्रोडक्ट की ज्योमेट्री होगी तो वैसी इसकी ज्योमेट्री होगी। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक लेक्चर पढ़ा था जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो इंटरमीडिएट बनता है ना, इंटरमीडिएट जरूरी नहीं है कि एक ही ज्योमेट्री वाला इंटरमीडिएट बना, वो इंटरमीडिएट जो आपकी बनती है, ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है, वो नंबर ऑफ ज्योमेट्री आपको शो करती है। ओके, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्री में थी वो मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री कौन सी होगी, जो आपकी हायर एनर्जी वाली, या फिर आपका रिएक्टेंट अगर हायर एनर्जी वाला है तो उससे मैच होनी चाहिए, अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी का है तो उसकी ज्योमेट्री प्रोडक्ट से मैच होनी चाहिए। समझ में आ रहा। तो आप देख सकते हैं इस केस में अगर रिएक्शन आपका रिएक्शन कोई रिएक्शन है और वो इस टाइप का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ए टाइप का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम शो करती है, उस केस में आप क्या बोलेंगे कि इस केस में जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, इसकी ज्योमेट्री क्या है, आपकी प्रोडक्ट के जैसे ज्योमेट्री के सिमिलर होगी। सिमिलरली अगर आपकी कोई रिएक्शन है वो ये बी टाइप का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम शो कर रही है, इस केस में आप क्या बोलेंगे, आपकी ट्रांजिशन स्टेट की जो ज्योमेट्री है वो किसके सिमिलर होगी, जैसा आपका रिएक्टेंट है। बस यही बात बताई थी हैमॉन्ड्स ने अपने पोस्टुलेट के अंदर, मतलब इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया, ये कॉन्सेप्ट दिया, इसी को बोला गया द हैमॉन्ड्स पोस्टुलेट। कितनी सिंपल सी बात है। तो यही चीज यहाँ पर को लिखी हुई है, आप ये थ्योरी पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर ले रही हूँ। तो देखो हैमॉन्ड्स पोस्टुलेट क्या है, एक टाइप का हाइपोथेसिस है, जिसे आप जनरली फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, जो कि क्या डिस्क्राइब करता है, विच डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब ये तो डिफाइन करता है, ये तो सिंपल बात है, बट इन्होंने पोस्टुलेट, अपने पोस्टुलेट में बोला क्या, इन्होंने अपने पोस्टुलेट में ये बोला कि आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी ज्योमेट्री किसके रिसेंबल होगी, जिस स्पीसीज मतलब रिएक्टेंट बोले या फिर आप बोले प्रोडक्ट, इन दोनों में से जिस स्पीसीज की एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी स्पीसीज की एनर्जी के वो क्या होगा, क्लोजर होगा। देखो इनकी एनर्जी क्या है, ये दोनों ज्यादा क्लोजर है कंपेरेबल टू दिस, ये दोनों ज्यादा क्लोजर है कंपेरेबल टू दिस। ओके, इसमें जिसकी एनर्जी के बाद जिस स्पीसीज की एनर्जी के साथ वो क्लोजर होगा, तो उसका जो ज्योमेट्री है वो उसी के रिसेंबल होगा। तो यही था इसका पोस्टुलेट, जिसे आप बोलते हैं हैमॉन्ड्स पोस्टुलेट। कितनी सिंपल सी बात है, इतनी चीज क्लियर है। अब आप देखो ये तो आप समझ गए, अब मैं आपको एक पर्टिकुलर प्रॉपर एग्जांपल की हेल्प से दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल लिखा है, दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और ये है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब ये मैं आपको लास्ट लेक्चर पर समझा चुकी हूँ, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। सिंपली कोई भी रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि हीट का बाहर निकलना। अगर किसी भी रिएक्शन में आपकी क्या है, हीट इवॉल्व हो रही हो, हीट बाहर निकलती है, तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कोई भी रिएक्शन जिसमें आप हीट को कंज्यूम करते हैं, ऐसी रिएक्शन आपकी क्या हो जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो देखो दो टाइप की रिएक्शन होगी, तो आपको पता होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो कुछ ऐसा मिलता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी आपके प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होती है। इसका मतलब अगर आप इसमें रिएक्शन मतलब इसका कर्व देखेंगे तो देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ है,
आपकी ट्रांजिशन स्टेट की यहाँ और प्रोडक्ट की यहाँ, यानी कि ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट। अब आप बताइए हैमंड्स के अकॉर्डिंग कौन से ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री किसके रिसेंबल होनी चाहिए? जैसे आपकी रिएक्टेंट की ज्योमेट्री होगी उसी के रिसेंबल आपकी ट्रांजिशन स्टेट की होगी। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट किसके क्लोजर है? रिएक्टेंट के। ओके, सिमिलरली आप देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में कर्व आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इसमें आप देखेंगे कि रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ लाई कर रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ लाइक कर रही है और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी यहाँ पर लाइक कर रही है। ओके, अब आपको बताइए, अब बताइए हैमंड्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? हैमंड्स ये बोलता है कि ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री किसके रिसेंबल होगी? जिसके ज्यादा वो क्लोज होगा। तो आप बताइए किसके ज्यादा क्लोज है? प्रोडक्ट की ज्यादा क्लोज है। इट मींस आप बोलेंगे कि इस केस में अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इस केस में आपकी ट्रांजिशन की ज्योमेट्री किसके जैसे सिमिलर होगी? जैसे ज्योमेट्री आपकी प्रोडक्ट की होगी। सिंपल सी बात, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर को लिखा हुआ है, इतनी चीज समझ सकते हैं। देखो ये थ्योरी मटेरियल मैं शेयर करूंगी, मैंने आपको समझा दिया, सेम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पर लिखा है एक्सर्गोनिक रिएक्शन और एंडरगोनिक रिएक्शन। ओके, अब एक्सर्गोनिक एंडरगोनिक रिएक्शन मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। आप चीजों को देखो, एक चीज मैं आपको बोल रही हूँ, मैं चीजों को सीरीज से पढ़ाती हूँ इसलिए ताकि आपको चीजें सीरीज से समझ पाए। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ा दूंगी तो मैं तो पढ़ा दूंगी क्योंकि मैंने वो चीजें पढ़ चुकी हूँ। ओके, तो मैं पढ़ा दूंगी, मैं खुद भी समझ जाऊंगी, लेकिन आप समझना मतलब मेरे समझने से ज्यादा आपको समझना जरूरी है। मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपके लिए पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, चीजों को सीरीज से समझिए ताकि क्या आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ओके, तो देखो मैं सीरीज से पढ़ा रही हूँ तो आप भी सीरीज से पढ़ाइए। ठीक है, पढ़िए। तो अब देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे क्या बताया था? एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक रिएक्शन। ओके, अब आपको पता होगा कि एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या होती है? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के सिमिलर होती है। इसका मतलब आप देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो प्लॉट बनेगा, एनर्जी डायग्राम बनेगा, सिमिलर आपका एक्सर्गोनिक के लिए भी बनेगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे वही डायग्राम आप एंडरगोनिक रिएक्शन के लिए भी बनाएंगे। ओके, इट मींस आप बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में या फिर आप बोला एक्सोगोनिक रिएक्शन में आपको जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी ज्योमेट्री किसके सिमिलर होगी? रिएक्टेंट की। जैसे आप यहाँ पर को देख सकते हैं, देखिए रिएक्टेंट के ज्यादा क्लोजर है तो ट्रांजिशन स्टेट, तो ज्योमेट्री किसके सिमिलर है? रिएक्टेंट। और एंडोथर्मिक और आप बोलो कि एंडरगोनिक रिएक्शन के लिए जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है उसकी ज्योमेट्री किसके सिमिलर होगी? प्रोडक्ट के सिमिलर होगी। वही चीज यहाँ लिखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को एक और टर्म का यूज होता है, अर्ली एंड लेट का। अर्ली और लेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? अर्ली और लेट का कॉन्सेप्ट आप यहीं से यूज करेंगे। मतलब सिंपली आप ऐसा बोलिए, अगर किसी रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री है वो आपके रिएक्टेंट जैसी है, मतलब आप किसी एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस केस में आप जो टर्म यूज करेंगे आप बोलेंगे कि ये रिएक्शन क्या है? अर्ली रिएक्शन है। तो अर्ली टर्म का यूज क्या करते हैं? जब आपको पता चल जाए कि आपकी रिएक्शन में जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है उसकी ज्योमेट्री किसके रिसेंबल है? आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के, तो आप क्या टर्म का यूज करेंगे? अर्ली रिएक्शन का। ओके, सिमिलरली लेट कब करेंगे? लेट आप किसके रिएक्शन के लिए कहेंगे? सॉरी एंडोथर्मिक और एंडरगोनिक रिएक्शन के लिए कहेंगे, जिसमें आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी ज्योमेट्री किसके रिसेंबल है? आपके प्रोडक्ट के रिएक्शन, प्रोडक्ट के रिसेंबल है। तो यहाँ जो टर्म यूज करते हैं वो क्या करते हैं? लेट करते हैं। कितनी सिंपल सी बात है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके, अब आगे बढ़िए। अब देखिए ना यहाँ पर मैंने इसकी एप्लीकेशन और लिमिटेशंस लिखी हुई है। ओके, तो मैंने यहाँ पॉइंट वाइज इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखिए एग्जाम में आपके पास टाइम कम रहता है, आपको क्या है मटेरियल ज्यादा लिखना हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं तो ये थ्योरी मटेरियल मैं आपको शेयर कर रही हूँ, बट क्या मैं आपको समझाऊंगी एकदम प्रॉपर वे में। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने आपको दूसरी स्लाइड रखी हुई है, ये आपके पेपर में जो आप लिख सकते हैं, जो जो पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है। ओके, थियोरेटिकल है तो आप 2 पेज में, 1 पेज में ये आपका पूरा कंप्लीट आ जाएगा, तो ये टाइम नहीं लेगा। तो मैंने ये सारी चीजें यहाँ ऐड की हुई है, बट मैं एक्सप्लेन आपको प्रॉपरली करूंगी, तो आप आगे देखिए। ठीक है, तो यहाँ से देखना है। ठीक है, ये है आप स्टार्ट होती है इसकी एप्लीकेशन ऑफ हैमंड्स पोस्टुलेट। ओके, तो देखो इसकी एप्लीकेशन क्या थी, मैं सिंपली आपको ऐसा बता दूं कि अगर मैं आपसे बोलूं, आपको पता है ना ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट क्या होगा? आपका प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होता है। लेकिन जब आप SN1 और SN2 की बात करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन आपकी सेम है लेकिन इसकी मैकेनिज्म अलग अलग हो सकती है। मतलब आपको रिएक्टेंट को R को P में कन्वर्ट करना है। ओके, तो R को P में कन्वर्ट करने के लिए आप दो टाइप का रूट ले सकते हैं, जिसे आप एक को बोलते हैं SN1, एक को बोलते हैं SN2। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या होता है ये सोच लेते हैं कि SN1 रिएक्शन अलग है, SN2 रिएक्शन अलग है। नहीं, रिएक्शन सेम है, रूट अलग अलग है। आपको एक जगह से दूसरी जगह में जाना है, डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा रूट लेना चाहते हैं, यानी कि आप किसके थ्रू जाना चाहते हैं, प्लेन से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, किससे जा रहे हो। ठीक है, तो वही है यहाँ पर को रिएक्टेंट को अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना,
कौन से रूट से करेंगे वो डिपेंड करेगा यहाँ। ओके, तो हैमर्ड्स पोस्टुलेट का एप्लीकेशन ये बन जाता है कि हैमर्ड पोस्टुलेट क्या है, देख के ही बता देता है। देख के मतलब कि देखो आपकी कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका क्या है SN1 और SN2 रिएक्शन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपको देख के ही बता देगा कि आपने जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया है, आपने जो न्यूक्लियोफाइल लिया है, आपने जो लिविंग ग्रुप लिया है, या फिर आपने जो सॉल्वेंट लिया है, तो सॉल्वेंट इन सारी चीजों को देख के बता देगा कि आपकी जो रिएक्शन है वो कौन से रूट से प्रोसीड करनी चाहिए, SN1 रूट से या फिर SN2 रूट से। अब कैसे करेगा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखो पहले आप सिंपली ये समझ लो कि यहाँ पर ग्राफ की हेल्प से इसने पूरा शो किया है कि हैमर्ड्स पर देखो आपको ये चीज पता है, मैं लास्ट लेक्चर पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आपकी रिएक्शन SN1 रूट को फॉलो कर रही है, इट मींस आपकी रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि पहले स्टेप में आपका कार्बोकैटायन जनरेट होता है। कैसे? देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, कार्बन के साथ आपने क्या है यहाँ पर ग्रुप लगाया और ये लिखा है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, अभी मैं यहाँ पर को मिथाइल कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा है, एक आपका Br है, इसका मतलब ये मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। ओके, तो पहले स्टेप पे आप क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप पे आप क्या करते हैं, हमेशा Br नेगेटिव को निकालते हैं। SN1 के केस में क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले में आप लिविंग ग्रुप को निकालते हैं, दूसरे में अपने न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, तो देखो पहले स्टेप में क्या है, स्टेप फर्स्ट में मैं क्या कर रही हूँ, अपने जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है आपका अल्काइल हैलाइड, इससे लिविंग ग्रुप को निकाल रही हूँ। और आपको मैं लास्ट लेक्चर पे बता चुकी हूँ कि क्यों Br यानी कि क्यों लिविंग ग्रुप के ऊपर नेगेटिव साइन आया जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड, क्योंकि मैं लिविंग ग्रुप को निकाल रही हूँ ना, तो लिविंग ग्रुप निकलेगा तो Br के ऊपर नेगेटिव क्यों है, मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया था। और यहाँ पे जो कार्बन बना, कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव साइन क्यों है, ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर पे बता चुकी हूँ। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जब आप फर्स्ट स्टेप कराते हैं तो आपका कार्बोकैटायन जनरेट होता है। ओके, अब कार्बोकैटायन भी मैंने आपको क्या बोला था कि अलग अलग टाइप का जनरेट हो सकता है। कैसे? अब देखो अगर यहाँ पर आपने क्या है पूरे मिथाइल ग्रुप, मतलब एक मिथाइल ग्रुप लिया, यानी कि कार्बन के साथ जो 3 ग्रुप है, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, तो इस केस में आपका कार्बोकैटायन कैसा बनेगा, इसे बोलेंगे मिथाइल कार्बोकैटायन। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ग्रुप कार्बन के साथ क्या ले लो, तीनों मिथाइल ले लो। ओके, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, इसके साथ लगा दो Br और सेम चीज करो, Br को यहां से निकाल दो, तो अब आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा बनेगा, इसे आप बोलेंगे टर्शरी कार्बोकैटायन। ओके, इसे बोलेंगे टर्शरी कार्बोकैटायन। अब आपको पता है, अगर आपको ये चीज नोन है, मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बताया था कि अगर आप SN1 रिएक्शन कराते हैं, उस केस में जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये जो आप अल्काइल हैलाइड लेते हैं, वो आपके लिए टर्शरी ज्यादा फेवरेबल है, यानी कि ये अल्काइल हैलाइड आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है कंपेरेबल टू दिस। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, आपका क्या है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन कौन सी ज्यादा अच्छी होती है, जो आपकी टर्शरी है। आपको पता है कि टर्शरी कार्बोकैटायन आपकी ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी एंड देन लास्ट में आता है मिथाइल। समझ में आता? टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी का कॉन्सेप्ट तो पता है ना। अगर आपके पास क्या है, कोई कार्बन एटम है, यहाँ पर बता रही हूँ कार्बन है, कार्बन के पास ये सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ सबके सब हाइड्रोजन लग गए, इसका मतलब क्या है, ये बन गया मिथाइल। अगर एक जगह आपने आर ग्रुप लग गया तो ये बन गया प्राइमरी, अगर 2 जगह आर लगा दिया तो बन गया सेकेंडरी, अगर तीनों जगह आर लगा दिया तो बन गया टर्शरी। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपका टर्शरी कार्बोकैटायन होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेरेबल टू सेकेंडरी प्राइमरी। मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है जो हमें पहले से नोन है। तो आप खुद ही बताइए कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा फेवरेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है टर्शरी। तो हम क्या बोलते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है कंपेरेबल टू मिथाइल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर SN1 जब आप रिएक्शन करा रहे हैं, उस केस में जो आपका सब्सटेंट होना चाहिए वो आपका टर्शरी होना चाहिए, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ओके, लेकिन जब आप SN2 कराते हैं तो आपका कौन सा होना चाहिए, मिथाइल। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता दी, उसको मैं अभी बात नहीं करने वाले, अभी हम इस पे बात करें, ठीक है। वो मैं लास्ट लेक्चर पे बता चुकी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि ग्रुप का एडिशन नहीं हो पाता करके सब कुछ बताया, ठीक है। तो आप वो चीज भी पढ़िएगा, क्योंकि देखिए मैं एक ही लेक्चर पे सारी चीजें बता देती हूँ तो मेरा भी बहुत टाइम चला जाता है, और जो बच्चे बार बार देख रहे हैं वीडियोस तो उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो आप भी प्रॉपर रहिए, हम भी प्रॉपर बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो हैमंड्स क्या बताते हैं, हैमंड्स ने भी यही चीज आपको प्रूव कर दी थी। कैसे? इन्होंने क्या दिखाया था, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है आपका रिएक्टेंट, यहाँ पर को आपका रिएक्टेंट लाई कर रहा है, यहाँ आपका क्या है, प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब 2 टाइप के प्रोडक्ट क्यों बने वो बता रही हूँ। देखो यहाँ पे जो इसने अल्काइल हैलाइड दिखाया ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस अल्काइल हैलाइड में ये जो पोजीशन है, यहाँ पर जो ग्रुप है इनकी पोजीशन वैकेंट कर रखी है। तो ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर आप क्या है, मे बी चारों जगह क्या हाइड्रोजन रख लीजिए,
और इसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बना दीजिए, या एक पोजीशन में अगर आपने मिथाइल कर दिया तो आप इसे सॉरी अगर आपने क्या है चारों पोजीशन में हाइड्रोजन कर दिया तो आप इसे क्या बनाएंगे, मिथाइल हैलाइड। ओके, लेकिन एक पोजीशन में आर कर दिया तो प्राइमरी हैलाइड, अगर दो पोजीशन में आर कर दिया तो सेकेंडरी हैलाइड, अगर तीन पोजीशन में कर दिया तो टर्शरी हैलाइड। ओके, अब ये बोल रहा है, देखिए अब यहाँ पर को देखो, यहाँ पर इनकी ट्रांजिशन स्टेट बना है। मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट से सीधे आपका प्रोडक्ट नहीं बनता, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ओके, तो ट्रांजिशन स्टेट को यहाँ पर ग्राफ से प्लॉट से एक्सप्लेन किया, यहाँ पर आपकी ट्रांजिशन स्टेट आ रही है। ओके, अब आप देखिए ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना वो किसकी है, वो है आपकी टर्शरी कार्बोकैटायन की। ओके, ये है आपका टर्शरी कार्बोकैटायन। ओके, और ये वाला है सेकेंडरी। और अगर मैं इसके ऊपर भी एक ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करूँ ना, यहाँ पर ये होगा आपका प्राइमरी। आप बोल सकते हैं ये आपका क्या है, प्राइमरी। इसको मैं ऐसे लिखती हूँ CH3, यहाँ पर होगा H2, और यहाँ पर को क्या होगा CH2 कर देती हूँ बेटा, ये होगा आपका प्राइमरी। ओके, और इसके ऊपर क्या होगा, मिथाइल, यहाँ पर को आपका क्या होगा CH3 X ग्रुप, मतलब CH3 पॉजिटिव, ऐसा। ओके, तो आप देखिए अगर आप अलग अलग टाइप के यहाँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे तो आपको अलग अलग टाइप की ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, लेकिन सबसे स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है, आप देख सकते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन की। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी देखिए, अगर आप यहाँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से इसे एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी एनर्जी यहाँ पे लाई कर रही है, और इसकी जो मिथाइल वाला कार्बोकैटायन है इसकी यहाँ, और आपको मैंने बताया है कि जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो देखिए इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है तो ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल होता है, और ये कंपाउंड आपका स्टेबल होता है। तो ये चीज क्या है, हैमंड्स ने प्रूव कर दी थी कि क्यों टर्शियरी कार्बोकैटायन को आप ज्यादा स्टेबल कंसीडर करते हैं और मिथाइल कार्बोकैटायन को आप अनस्टेबल कंसीडर करते हैं। तो समझ में आया कैसे, देखो यहाँ थोड़ा घिचर पिचर हो रहा हूं मे बी, बट आप ध्यान से सुनिए चीजें क्लियर होगी। ये क्या दिखा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट, आपकी जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है इसकी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ है और मिथाइल वाले की यहाँ है। समझ में आ रहा, तो मिथाइल की यहाँ है, इट मींस इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है, यहाँ पे है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मिथाइल कार्बोकैटायन की एनर्जी ज्यादा है तो मिथाइल कार्बोकैटायन आपका अनस्टेबल होगा, और ये वाले अगर आप SN1 रिएक्शन कराना चाह रहे हैं तो इसको एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेना अनफेवरेबल होगा, इसको क्या होगा, फेवरेबल होगा। इतनी चीज समझ में आई। ओके, अब अगली चीज देखो, अब ये क्या बताता है, हैमंड पॉस्टुलेट की हेल्प से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी है, आपकी SN1 रूट की है या फिर SN2 रूट की, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है, आप देखिए। ठीक है, तो ये देखो 4 फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर है, बोल रहा है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड यानी कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ओके, दूसरा न्यूक्लियोफाइल, अगर आप न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, मे बी इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, बट हम पर्टिकुलरली न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल आपके दो टाइप के होते हैं, जैसे इसने लिखा है अल्काइल हैलाइड आपके चार टाइप के होंगे। पहला तो आपका ये मिथाइल हैलाइड, दूसरा है आपका प्राइमरी हैलाइड, तीसरा है आपका टर्शियरी हैलाइड, और चौथा है आपका सॉरी क्या बोल रही हूँ, पहला है आपका मिथाइल हैलाइड। ओके, दूसरा है आपका प्राइमरी हैलाइड, क्योंकि आपने एक R ग्रुप लगा दिए एक हाइड्रोजन के बदले। ओके, तीसरा है आपका सेकेंडरी हैलाइड, जिसमें क्या है 2 R ग्रुप लगाए, और लास्ट यानी कि फोर्थ है आपका टर्शियरी हैलाइड, जिसमें आपने चारों हाइड्रोजन की प्लेस पर 4 R ग्रुप लगाए। ओके, तो ये अलग अलग टाइप के हैलाइड हैं। अगर आपको ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, या फिर ये दे दिया जाए, तो आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देख के बता देंगे कि कौन सी रिएक्शन इसमें फेवरेबल है, SN1 या फिर SN2। ओके, सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल को देख के भी बता देंगे, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोफाइल भी तो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी। तो कौन से स्ट्रॉन्ग या फिर बोल सकते हैं वीक, कौन से टाइप की रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, अभी हम बात करेंगे। ये भी आपकी हेमंड्स पॉस्टुलेट ने एक्सप्लेन कर दिया था। उसके साथ साथ है लिविंग ग्रुप, कि लिविंग ग्रुप आपको पता है अच्छे लिविंग ग्रुप भी होते हैं, गंदे लिविंग ग्रुप भी होते हैं। तो कौन सा लिविंग ग्रुप को देख के कैसे पता चल जाएगा कि रिएक्शन आपकी SN1 रूट फॉलो करनी चाहिए या फिर SN2। ओके, अगली है आपका सॉल्वेंट। अगर रिएक्शन कंडीशन में सॉल्वेंट की प्रेजेंस भी दी हुई है तो उस केस पे आपको कैसे पता चलेगी कि रिएक्शन, देखो सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, प्रोटिक और अप्रोटिक। प्रोटिक मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो इजीली H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकें, जैसे आपका क्या हो जाएगा, कोई भी एग्जांपल ले लो, वाटर वगैरह, तो वाटर से आप इजीली H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकते हैं, तो वाटर आपका प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। अप्रोटिक मतलब जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट ना कर सके, तो ये सॉल्वेंट क्या होते हैं, अप्रोटिक होते हैं। ओके, तो ये चीज समझ में आए। तो इनको देख के आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी रिएक्शन SN1 रूट को फॉलो करेगी या फिर SN2। ओके, अब स्टार्ट करते, पहला है आपका नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। ओके, तो अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है, जैसे मैंने आपको बोला कि SN1 रूट के केस पे आपका क्या बनता है, आप खुद ही बता दीजिए, इंटरमीडिएट बनता है, जैसे मैंने आपको बोला। और इंटरमीडिएट कौन होता है, कार्बोकैटायन,
और मैंने अभी आपको बोला कि कार्बोकेटाइन आपका अगर टर्शरी हो तो वो ज्यादा अच्छा है कंपेरेबल टू अ प्राइमरी। क्यों? क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल होता है। तो आप देख के ही बता दो कि अगर आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, यानी कि एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें यहाँ पर कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, ओके, तो उस केस में आप बोलेंगे कि आपका जो रिएक्शन होनी चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो आपकी SN1 रूट को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको SN2 की बात करनी है तो SN2 का कैसे पता चलेगा? देखो SN2 के केस में जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो कैसा बनता है, मैंने आपको बोला था इंटरमीडिएट में क्या होगा, आपके जो 3 ग्रुप है वो आपके क्या होगा, देखो आपको पता है ना, कार्बन के साथ क्या होगा, यहाँ पर को तो 3 ग्रुप ऑलरेडी अटैच होगा, एक ये एक ये एक ये, और यहाँ पर आपका लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो आप SN2 के केस में क्या है, रिएक्शन अगर एक स्टेप में कंप्लीट होती है तो लिविंग ग्रुप को भी आपने उसी स्टेप में कंप्लीट कर मतलब तोड़ना है, और क्या न्यूक्लियोफाइल जो आपका आ रहा है इसको यही ऐड करना है एक ही स्टेप में, ओके। अब आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, वो आपका हमेशा SN2 रिएक्शन जब फॉलो करता है तो वो हमेशा बैक साइड अटैक करता है, बैक साइड वो भी 90 डिग्री। मतलब अगर आपका लिविंग ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है तो आपका जब न्यूक्लियोफाइल आएगा ना तो इसके 90 डिग्री यानी कि यहाँ पे अटैक करना चाहेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही यहाँ पर अटैक करना चाहेगा तो आपकी स्टेट कैसी बनेगी, ये जो 3 ग्रुप है ना, एक ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ताकि आपकी ये जो लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल है इन्हें रिपल्शन फील ना, हिंड्रेंस फील ना, ओके। और आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा जस्ट लिविंग ग्रुप के 90 डिग्री से। इतनी चीज क्लियर है? अब आप खुद ही बताइए, अगर आपके यहाँ पर ग्रुप बल्की हुए, जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पर क्या लिए, टर्शरी ले रहे थे ना, टर्शरी के केस में आपके ग्रुप बल्की होंगे, मैंने बोला ग्रुप बल्की होंगे, ठीक है। अगर आपके यहाँ ग्रुप बल्की होंगे तो क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जितने बड़े यहाँ ग्रुप होंगे तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक कराना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और अगर मैं इन बड़े ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दूं, छोटे ग्रुप में, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ बहुत आसानी से अटैक कर पाएगा। इसका मतलब आपको अगर SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करानी है तो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास क्या होने चाहिए, छोटे ग्रुप होने चाहिए, यानी कि आपके लिए यहाँ मिथाइल हैलाइड ज्यादा फेवरेबल होगा कंपेयर टू ए टर्शरी हैलाइड, ठीक है। टर्शरी हैलाइड में क्या होगा, कार्बन के साथ यहाँ बल्की ग्रुप जैसे मिथाइल 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 प्रेजेंट होंगे, तो ये ज्यादा आपके लिए फेवरेबल होगा, ये क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो मिथाइल वाला केस में क्या होगी, आपकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, SN2। अगर आपको मैं रिएक्टेंट क्या है, ये मिथाइल दे दूं या फिर टर्शरी हैलाइड दे दूं, देखो अगर सॉरी प्राइमरी हैलाइड दे दूं, प्राइमरी के केस में क्या होगा, आपका एक H यहाँ होगा, एक H होगा, R यहाँ चला जाएगा, ओके। लेकिन सेकेंडरी होगा तो क्या होगा, एक R यहाँ आ गया तो यहाँ पर को क्या होगा, एक बल्की ग्रुप आ जाएगा। यहाँ तो बल्की ग्रुप चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही ग्रुप है तो ये पूरा स्पेस ले लेगा। यहाँ तो 2 ग्रुप है, एक भी बल्की ग्रुप आया तो यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं अगर आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिथाइल दे दिया जाए या फिर प्राइमरी हैलाइड दे दिया जाए तो आपकी रिएक्शन हमेशा SN2 रूट को फॉलो करेगी। मैं लास्ट लेक्चर पर भी बता चुकी हूँ, ओके। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़े बड़े ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, देखो मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया ना, मैं क्या बोल रही, अगर आपके पास छोटे छोटे ग्रुप है, बल्कि ग्रुप ना हो, छोटे छोटे ग्रुप है, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी SN2 रिएक्शन से फॉलो, SN2 मैकेनिज्म से फॉलो करेंगी। लेकिन अगर आपके ग्रुप क्या हो गए, बल्कि हो गए, देखिए यहाँ 2R ग्रुप लगा दिया और यहाँ 3, तो उस केस में आपको क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए, तो आपकी रिएक्शन जो है वो SN1 रूट को फॉलो करेगी। समझ में आया? तो वही चीज यहाँ एक्सप्लेन की, ओके। अगला आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और लिखा है कि आपका देखो अल्काइल हैलाइड के साथ साथ आपने विनाइल और एराइल हैलाइड भी सुना होगा। विनाइल हैलाइड मतलब क्या होगा कि आपके हैलोजन के अल्फा पोजीशन में अगर डबल बॉन्ड हो, ये आपका हैलोजन है, हैलोजन मतलब आपका जो लिविंग ग्रुप बोला जा रहा है, अगर इसकी अल्फा पोजीशन क्या होगी, ये ओके, ये बीटा, अगर अल्फा पोजीशन में डबल बॉन्ड हो तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं विनाइल, ओके। और अगर एराइल हैलाइल, एराइल मतलब क्या होगा कि आपके पास कोई बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में क्या होगा, अगर कोई हैलोजन लग जाए तो आप उसे बोलेंगे एराइल हैलाइड। तो ये बोल रहे क्या एराइल और विनाइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन प्रोसीड होती है? बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को क्या चाहिए, जो वो सेंटर चाहिए, वो कार्बन एटम चाहिए जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो, ओके। लेकिन यहाँ पर को आप जो अपना कार्बन एटम देखेंगे, ये कार्बन एटम क्या होता है, sp2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जब कार्बन के साथ सारे बॉन्ड सिंगली अटैच होते हैं उस केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। लेकिन कार्बन के साथ एक भी डबल बॉन्ड आ गया उस केस में जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हो जाता है। अगर 3 डबल बॉन्ड आ गए मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आपके कार्बन का sp2 हो जाएगा। तो अगर sp2 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ना यहाँ पर कोई SN1 रिएक्शन होगी ना ही SN2 रिएक्शन होगी। इतनी चीज समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, ओके। अगला आया इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अफेक्ट करता है, तो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी पता है 2 टाइप का होता है,
वीक और स्ट्रॉन्ग। तो बोल रहा है अगर आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है, जैसे आपका वाटर हो गया, जैसे आपका अल्कोहल हो गया, ओके, तो अगर आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है तो उस केस में जो आपकी रिएक्शन होगी ना वो आपका SN1 रूट को फॉलो करेगी, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन अगर आपके न्यूक्लियोफाइल क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग होते, तो इस केस में जो रिएक्शन होगी वो SN2 रूट को फॉलो करेगी। तो वही चीज यहाँ दिखा है, ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन के पास, चाहे ये कार्बन लीजिए चाहे ये कार्बन लीजिए, यहाँ वैसे आप ये कार्बन लेंगे क्योंकि Br क्या है, ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ओके। तो आपने ये वाला कार्बन लिया, यहाँ पर कोई एक हाइड्रोजन होगा, इट मींस यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ओके। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं, बट कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, SN1 और या फिर SN2, तो डिपेंड करेगा कि आप न्यूक्लियोफाइल कैसा ले रहे हैं, ओके। तो न्यूक्लियोफाइल देखिए, यहाँ पर आपका OH है, यहाँ पर आपका वाटर, ओके। तो आपको पता है वाटर क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, और सॉरी OH आपका हाइड्रोक्सी क्या है, एक टाइप का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, और वाटर आपका क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ओके। तो आपको पता है जब भी वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, SN1 रूट को फॉलो करेगी, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो आपकी रिएक्शन क्या है, SN2 रूट को फॉलो करेगी। तो यहाँ पर लीजिए आपकी रिएक्शन SN1 होगी, यहाँ पे होगी आपकी रिएक्शन SN2, सिंपल सी बात है, ओके। अगला देखो, अब देखो वो इसकी मैकेनिज्म बताइए, ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगी, बार बार मैं एक ही चीज को कितना रिपीट करूँ ना, आपको पता है SN1 की मैकेनिज्म क्या होती है, SN2 की मैकेनिज्म क्या होती है, आपको पता है, आपने लास्ट लेक्चर क्या, आप ऑर्गेनिक में ही 10 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला फैक्टर है आपका इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता है लिविंग ग्रुप तो वो बढ़िया होते हैं जो आपके सिस्टम से लीव भी हो जाए, और लीव होने के बाद अपने आप को स्टेबल कर ले, यानी कि अगर आपने क्या अपने सिस्टम से, ये एक्स को हम लोग बोल रहे हैं, अगर इसने आपने क्या इसको बाहर निकाला, क्योंकि लिविंग ग्रुप को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, अगर ये आपने रिएक्शन कंडीशन से बाहर निकाला, उसके बाद भी ये स्टेबल है, उसके बाद भी ये खुश है, तो उस केस में आप बोलेंगे कि ये लिविंग ग्रुप अच्छे हैं, और अच्छे लिविंग ग्रुप ही अच्छी रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं, ओके। और आपको पता है SN1 और SN2 के केस में सेम टाइप के ही होते हैं, मतलब कि लिविंग ग्रुप का इफेक्ट बराबर ही होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, कौन से अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि हैलोजन एटम क्या होता है, कभी भी आपके हैलोजन एटम बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर पर भी बताया था। अब हैलोजन में भी तो आपको अलग अलग टाइप के एटम्स मिलेंगे, जैसे एक हो गया फ्लोरीन, एक हो गया क्लोरीन, एक हो गया ब्रोमीन, एक हो गया आयोडीन, ओके। तो क्यों, अब देखो एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, ये भी मैंने बताया था कि लिविंग ग्रुप जब सिस्टम से बाहर जाते हैं तो हमेशा एक नेगेटिव चार्ज लेके जाते हैं। तो आपको पता है कि आपने इस लिविंग ग्रुप को एक ऐसा एलिमेंट, मतलब एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो। तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज किसके स्टेबल हो, किसके ऊपर स्टेबल होगा, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और हैलोजन एटम ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हैलोजन को क्या है, आप सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं, ओके। अब देखो हैलोजन में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आप किसको ज्यादा अच्छा प्रेफर करेंगे, तो प्रेफर करने के लिए आपने ये देखना होगा कि यहाँ पे जो कार्बन एटम है, जो आप कार्बन एटम यहाँ पे लेते हैं, इसके साथ जो आपका हैलोजन है एक्स, ओके, ये किस टाइप का है, अगर यहाँ पर को फ्लोरीन है, और यहाँ पर अगर मैं ब्रोमीन रख दूं या फिर क्लोरीन रख दूं या फिर आयोडीन रख दूं, तो मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये पोलर हो जाता है, कार्बन के एक पॉजिटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन आपका मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब बहुत अच्छा है बॉन्डिंग, और आपको पता है फ्लोरीन और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग कहा जाता है। अगर मैं बोलूं कि हैलोजन एटम अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, बट क्या फ्लोरीन एटम यहाँ पर अच्छा लिविंग ग्रुप कंसीडर किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ना ही मुश्किल हो जाता है, ओके। लेकिन आप फ्लोरीन और इसके कार्बन और आयोडीन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, कि कार्बन और फ्लोरीन की रिएक्टिविटी, इनका सॉरी रिएक्टिविटी कह रही हूँ, इनकी जो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो नीचे नीचे जाते समय क्या होती है, इनकी स्ट्रेंथ घटती रहती है। तो आप बोल सकते हैं कार्बन और आयोडीन, हैलोजन तो सबसे अच्छे हैं, लेकिन कार्बन और आयोडीन क्या है आपका सबसे अच्छा, इसमें क्या है, आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ ये अगर जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है ना, तो ये बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है, तो वीकर होता है तो बॉन्ड को तोड़ना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि आयोडीन, आर आयोडीन क्या है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, देन आर बी आर, देन आर सी एल, और सबसे कम होगा आर एफ क्यू। पता चल गया ना, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कंसीडर किया जाता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। अब आपका लास्ट फैक्टर है आपका इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कैसे अफेक्ट करते हैं, ओके। तो देखो सॉल्वेंट भी आपके दो टाइप के, एक है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक है पोलर अप्रोटिक। तो मैंने बोला प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देते हैं, और अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट नहीं करते, ओके। अब देखो ना, अगर आपके पास कभी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कंडीशन दी होगी तो आप
बोलना रिएक्शन SN1 ही प्रोसीड होगी। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, SN1 अगर रिएक्शन है तो रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी, और पता है पहले स्टेप में आपको कार्बोकैटायन मिलता है। ओके, अब आप खुद ही बताइए, आपके सिस्टम में कार्बोकैटायन है और आपका क्या है, यहाँ पर को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि प्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि आपके पास ये देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पर पोल्स भी होंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी होंगे। तो ये सारे एक ही सिस्टम में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बोलेंगे कि SN1 रिएक्शन क्या है, आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही होनी चाहिए। ओके, लेकिन क्या अगर आप SN2 रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको पता है SN2 रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें आपको पता है फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं आप लोग, बाहर से न्यूक्लियोफाइल को एडिशन कराते हैं, क्योंकि एक ही स्टेप में कंप्लीट होना है, तो न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक करा देते हैं अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में। ओके, तो यहाँ पर आपको कंडीशन अप्रोटिक लेनी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका अप्रोटिक, अगर आप प्रोटिक लेते तो क्या होता, आपके सिस्टम में H पॉजिटिव आयन भी होता, क्योंकि पोलर जो सॉल्वेंट है वो इजीली H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है। ओके, और जैसे आपके सिस्टम में H पॉजिटिव आयन आएगा, तो ये H पॉजिटिव आयन किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यानी कि Nu नेगेटिव के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो जैसे Nu नेगेटिव मिला और यहाँ से इसे H पॉजिटिव मिला, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को देके अट्रैक्ट होके बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, कुछ और ही हो जाएगी। समझ में आ रहा? क्योंकि यहाँ पर पहले आप न्यूक्लियोफाइल को दे रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल अपने क्या है, नेगेटिव चार्ज से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के एक अलग टाइप का प्रोडक्ट बना देगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगी नहीं, इसलिए क्या आप यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं ले सकते, आपको अप्रोटिक सॉल्वेंट ही लेना होगा, ताकि न्यूक्लियोफाइल डिस्टर्ब ना हो, इसको कोई भी पॉजिटिव चार्ज आके इसे डिस्टर्ब ना करे। ओके, इतनी चीज समझ में आई? तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये था आपका, ये मैंने थ्योरी मटेरियल पे लिखा है, आप शॉर्ट में लिखना चाहे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हैमंड्स पोस्टुलेट, होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं भी बहुत थक गई हूँ, 3 लेक्चर आज प्रॉपर बना लिए पूरे के पूरे। तो अभी लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर 4 पे। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, तो समझ में आया होगा तो रिस्पॉन्स भी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से मेरे लेक्चर्स और जल्दी जल्दी बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।